हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन गुरुजी एकेडमी पे। मैं नितिका कठाड़ा। मेरे से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। आज की क्लास में हम चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुचयनात्मक प्रश्नों से। इसमें से सबसे पहला प्रश्न है हमारा, क्षार का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, या लिटमस विलयन को रंगहीन कर देता है। लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अम्ल है, ये क्या करता है, ये लाल लिटमस पेपर को अम्ल करता है नीले को लाल, और जो क्षार है वो करता है लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है। ये हमने देखा था कि मैंने कोई विलयन लिया और वो जलीय विलयन लिया और उसको हम अम्ल और क्षार में डिफ्रेंशिएट करना है हमें। ये कैसे करेंगे, ये मैंने आप लोगों को बताया था लिटमस टेस्ट के द्वारा। लिटमस टेस्ट में क्या करते हैं, हम लाल और नीले कलर के लिटमस पेपर लेते हैं और उनको उस जलीय विलयन में डुबोते हैं। अगर वो नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है तो वो जो सॉल्यूशन है, लिक्विड जलीय विलयन है, वो कैसा होगा, अम्ल होगा, और क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। तो यहाँ आंसर हमारा होगा इसका ख, लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। और ये नीला लिटमस को लाल कौन कर देता है, अम्ल करता है। और एक ऑप्शन है लिटमस विलयन को रंगहीन कर देता है, ये कौन करता है, ये भी अलग अलग टाइप के रसायन होते हैं जो कलरलेस कर देते हैं। जैसे हमने विरंजक चूर्ण लिया, विरंजक चूर्ण में क्या होता है, नवजात जो ऑक्सीजन निकलती है वो विरंजन का कार्य करती है, ऑक्सीकरण का कार्य करती है, तो वो रंग को रंगहीन कर देती है। इस टाइप का विरंजन प्रवृत्ति का कोई भी जो यौगिक होगा वो लिटमस विलयन को क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा, और लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई भी लवण है, वो जो जलीय विलयन हमने लिया उसमें हमने लिटमस पेपर को डिप किया और उस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो कैसा होगा, लवण होगा, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, अपने प्रवृत्ति में उदासीन होगा। और उदासीन मैंने उदाहरण बताए थे लवणों के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं, कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, या अप्रभावित रहते हैं, यानी कि जो विद्युत धारा है उसका कोई चालन नहीं करते हैं। तो कुचालक और अप्रभावित का मतलब सेम हुआ। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो अम्ल और क्षार है इसका मैंने विलयन बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, अम्ल और क्षार को मिलाया और यहाँ ये विलयन बना। तो इसको मैंने बोला था कि ये क्या होता है, सुचालक होता है। जब हम इसके अंदर विद्युत प्रवाह करेंगे तो वो उसका प्रवाह होने देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अम्ल व क्षार के विलयन सुचालक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो मैंने पीएच बताया था कि ये ऋणात्मक लघुगणक होता है किसका, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का। यहाँ मैंने ये सूत्र लिख के इसमें ब्रैकेट में बताया था कि H+ है, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, H+। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसी अम्लीय विलयन की पीएच होती है। अम्लीय विलयन, मैंने पीएच स्केल आपको पढ़ाई थी, यहाँ मिड पॉइंट था वो 7 बताया था, इधर 0 से स्टार्ट किया था इस पे स्केल, और ये 14 तक बताया था। तो मैंने बोला था कि पीएच है वो अगर लेस देन 7 है, लेस देन 7 है पीएच, तो इनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, अम्लीय। इस विलयन की अगर उसकी पीएच की प्रास है वो ग्रेटर देन 7 है तो विलयन की प्रवृत्ति होगी क्षारीय। तो यहाँ पूछा क्या है, अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन की पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें 7 से कम पीएच मिल रही है, बाकी में एक में 7 है तो उदासीन है, ये नहीं होगा। ये 14 दे रखी है, हाईली क्षारीय है, मतलब बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गया। और ये 11 है, ये भी 7 से ज़्यादा, तो ये भी क्षारीय प्रवृत्ति होगी इस विलयन की। सिर्फ एक ऑप्शन है घ, जिसमें 4 दिया हुआ है और ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? उदर मतलब पेट। पेट में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो रिलीज होता है। यहाँ पेट के अंदर हमारी पाचन क्रिया होती है और पेट का जो पीएच है वो 1.5 से लेके 3.5 होता है। 1.3 से 3.5 ये जो प्रास है ये 7 से कम है। 7 से कम है मतलब प्रवृत्ति कैसी है इसकी? अम्लीय। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा कि पाचन क्रिया किस माध्यम में होगी? हमारे पेट का जो पीएच है वो कैसा होगा? अम्लीय है। तो आंसर होगा इसका अम्लीय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने लास्ट में जो आपको यौगिक पढ़ाया था पीओपी, इसके बारे में मैंने बताया था कि इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है वो क्या है? अग्निशामक यंत्र के रूप में इसको काम में लेते हैं। तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा। देखो मैंने बोला था कि यहाँ साधारण नाम दिया है। धावन सोडा किसका है? NaCl का नहीं है, ये साधारण नमक है, ये पीओपी है और ये सोडियम कार्बोनेट, और इसमें क्रिस्टलीय जल 10 हैं। सोडियम कार्बोनेट को ही हमने क्या बोला था? धावन सोडा बोला था। तो इसका आंसर ये होगा। NaSCO3 ये क्या था? ये था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। तो सबके हमें साधारण नाम याद होने चाहिए, रासायनिक नाम भी याद होने चाहिए। यहाँ पे आपको किसी भी यौगिक का रासायनिक नाम दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका सूत्र क्या होगा, ऐसे ऑप्शन में दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? जब मैं व्यंजक चूर्ण पढ़ा रही थी और उसके गुणों में मैंने बताया था कि व्यंजक चूर्ण है वो क्लोरीन गैस रिलीज करता है जब उसको खुला छोड़ देते हैं हवा में। तो इसका आंसर होगा क्लोरीन, Cl2। साबुन कार्य करता है मृदु जल में, कठोर जल में, कठोर व मृदु दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मृदु जल में। कठोर जल में काम नहीं करता। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, ख और ग। तो और घ ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी में भी ना करे। मृदु जल में ये काम करता है, कठोर में क्यों नहीं करता? इसका रीजन मैंने बताया था कि इसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की अशुद्धियां होती हैं। वो क्या करती हैं? सोडियम आयन या पोटेशियम आयन्स को प्रतिस्थापित कर देती हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के वसीय अम्ल बना लेती हैं जो कि जल में अविलय होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। मैंने ये बताया था कि ये मिसेल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये सिर है और ये पुछ है। तो इसको मैंने बोला था जल स्नेही और इसको बोला था मैंने जल विरागी। तो प्रश्न में पूछा है कि जो हाइड्रोकार्बन पुछ है, ये हाइड्रोकार्बन पुछ थी, ये जल विरागी है। जल विरागी है, लेकिन मैंने मिशेल संरचना मैंने बताई थी तो ये इस तरह से होती है। तो हाइड्रोकार्बन चेन है वो अंदर की तरफ होती है और जो सिर है ये बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा अंदर की तरफ। हाइड्रोकार्बन पुछ होती है मिशेल संरचना में अंदर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक क्षार होते हैं और प्रोटॉन देने वाले, प्रोटॉन दाता, सबसे पहली संकल्पना मैंने आपको बताई थी आर्रेनियस, उसके अनुसार प्रोटॉन दाता अम्ल होते हैं, वे प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्षार होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं क्षार। नेक्स्ट हम देखेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक का मतलब है कि इनका आंसर हमें वन वर्ड में देना है या एक सेंटेंस में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर था फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल HCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? अभी मैंने पीछे बताया क्वेश्चन नंबर 11 में सॉरी, कि जो अम्ल दाता होते हैं वो प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं। वे प्रोटॉन
ग्रहण करने वाले क्षार कहलाते हैं। तो प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक अम्ल कहलाते हैं। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उदासीनीकरण से क्या समझते हैं? जब मैंने अम्ल और क्षार पढ़ाया था तो उसमें मैंने उदासीनीकरण की अभिक्रिया आपको बताई थी कि जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो अम्ल व क्षार एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पेयजल को जीवाणु मुक्त कैसे किया जा सकता है? जब मैं ये दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को विरंजक चूर्ण। तो इसका आंसर होगा विरंजक चूर्ण। इसके उपयोग में मैंने आपको बताया था और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। रासायनिक नाम भी बताया था मैंने, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है? समीकरण दें। तो यहाँ समीकरण लिखना है हमें। एक तो अम्ल लेना पड़ेगा, कोई भी अम्ल लेंगे, प्लस धात्विक ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है और ये लिख के और अभिक्रिया के बाद में क्या उत्पाद बनेगा वो हम उस समीकरण में लिखेंगे। अम्ल आपको जो भी लेना है, मैंने लिया NaOH और यहाँ धात्विक ऑक्साइड लिया मैंने MgO2। इसकी अभिक्रिया करवाई मैंने तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ हमें अम्ल लेना है, NaOH क्षार हो गया, अम्ल H2SO4 ले लिया। तो ये MgO2 क्या है? ये धात्विक ऑक्साइड है। ये इससे अभिक्रिया करके क्या करेगा? MgSO4 प्लस H2O बना लेगा। तो यहाँ सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये पूरा अभिक्रिया हो गई हमारी कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या मिलता है वो एक समीकरण के अंदर हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ अम्ल H2SO4 की जगह HCl भी ले लेंगे, यहाँ धात्विक ऑक्साइड की जगह और सोडियम का हाइड्रोक्साइड ले लेंगे या किसी और धातु का ऑक्साइड यहाँ हम यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17, पीएच में P व H किसको सूचित करता है? इसमें P क्या है, H क्या है? ये तो है एक लैटिन शब्द है पुसांस, जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर से। और H क्या बताया था मैंने? ये बताया था हाइड्रोजन आयनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता से राहत पाने के लिए क्या उपचार लेंगे? तो मैंने इसका बताया था आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम जो धातु है उससे बनता है और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय। जब हमारे उदर में अत्यधिक अम्लता हो जाती है, मतलब वहाँ की जो नेचर है वो अम्लीय हो गई, तो उसको उदासीन करने के लिए हमें क्षारीय प्रवृत्ति का कोई पदार्थ लेना पड़ता है और वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसको हम लेते हैं जिससे क्या होगा कि जो ये अम्लता है ये उदासीन हो जाएगी और हमें जो खट्टी अटकारें आती हैं या जलन महसूस होती है पेट में वो शांत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम के दो लवणों के नाम लिखिए। एक मैंने बताया था NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये इसका साधारण नाम मैंने बताया था आपको बेकिंग सोडा। लवण पूछा है यहाँ पे, अम्ल या क्षार नहीं पूछा है। तो ये जो NaSCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एक लवण है। और दूसरा मैंने आपको बताया था सोडियम कार्बोनेट, जल योजित सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, जिसको हमने बोला था Na2SO4.10H2O। ये दो
सोडियम के लवणों के नाम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा दें। लुईस थे जो लास्ट संकल्पना मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी अम्ल क्षार की, वो लुईस संकल्पना पढ़ाई थी। उसके लुईस जो थे उनके अनुसार क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं या उनको डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करते हैं, देते हैं, त्यागते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। और अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। तो लुईस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, साबुनीकरण किसे कहते हैं। साबुनीकरण मैंने बताया था कि साबुन है उसकी परिभाषा अलग है, और जो साबुन बनाने की अभिक्रिया है उसको मैंने साबुनीकरण बोला था। और इसकी परिभाषा बताई थी कि जब उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम के क्षारों के विलयन से अभिक्रिया करवाने पे जो उच्च वसीय लवण बनते हैं उस अभिक्रिया को हमने साबुनीकरण कहा था। तो ये इसकी परिभाषा हो गई साबुनीकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, अपमार्जक की क्या विशेषता है। अपमार्जक और साबुन के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि साबुन है वो क्या करता है, सिर्फ मृत्यु जल में कार्य करता है। और जो अपमार्जक है ये मृत्यु व कठोर दोनों प्रकार के जल में क्रियाशील होता है। तो इसकी विशेषता हो गई अपमार्जक की। क्वेश्चन नंबर 3, हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किस यौगिक का उपयोग करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O। यहाँ पूछा है कि किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, और आगे अपनी भाषा में ऐड कर दे कि उस यौगिक का रासायनिक सूत्र दीजिए। तो अभी तो सिर्फ ये पूछा है कि किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम लिखना है हमें POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आगे ये पूछ ले कि उस यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो वो हम लिखेंगे CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। ये हुए हमारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसमें लास्ट है 24, एक विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल पर लीटर है। विलियन का pH मान ज्ञात करें। बताइए कि यह विलियन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। एक विलियन है, इसकी H+ सांद्रता दी हुई है कितनी, 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल पर लीटर। और इसने पूछा है कि इस विलियन की pH क्या होगी। तो pH मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसका ऋणात्मक लॉगरिथम होता है। अब इस समीकरण में हम इसको रखेंगे जो हमें दिया हुआ है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया तो -log 1 हो गया। और फिर ये जो मल्टीप्लाई में 10 × 10⁻⁴ है इसको भी अलग से लिखेंगे, तो हमने ऐसे लिखा है इसको। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 10⁻⁴। इसको और हम सरल रूप में लिख सकते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, पावर को आगे ले आते हैं, log 10 के बेस बना देते इसको, और ये हो गया। माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, 10⁻⁴ है, इसको हम आगे लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ pH हमें मिलेगी 4। 4 है, ये 7 से कम है, तो ये अम्लीय होगी ये pH। 24 तक हो गए हमारे क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक। अब आते हैं हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न। इनके हम उत्तर किस हिसाब से देंगे कि अति लघुत्रात्मक थे तो उनका हमने रेंज रखा था
वर्ड्स का वो था एक सेंटेंस या फिर 2 सेंटेंस। अब इसके बाद में जो लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं इनकी वर्ड रेंज रखेंगे, शब्दों की जो प्रास है वो हम लोग रखेंगे 15 से 20 या 30 तक, या फिर मान लो 5 से 6 सेंटेंस इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। 25 आता है, 2 प्रबल अम्ल एवं 2 प्रबल क्षारों के नाम तथा उपयोग लिखिए। तो यहाँ टोटल 2 तो नाम हो गए, तो 2 सेंटेंस हो गए, और 2 उपयोग, 2-2 उपयोग हो गए, तो 4 सेंटेंस हो जाएंगे यहाँ पे। तो 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षार, पहले तो इनके नाम लिखेंगे। प्रबल अम्ल, और एक तरफ लिखेंगे प्रबल क्षार। 2-2 लिखने हैं हमें। HCl, H2SO4, ये हो गया 1, 2। यहाँ प्रबल क्षार NaOH ले लिया एक, दूसरा लिया हमने KOH, और फिर यहाँ पे हमें इनके 2-2 प्रयोग लिखने हैं। इस तरह से हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 26, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताइए। तो यहाँ 2 कॉलम बना लेंगे, पहले में साबुन, दूसरे में अपमार्जक, और यहाँ इनके गुण लिख देंगे। इस तरह से हम लोग इनके आंसर्स देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 27, आर्यनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषाएं बताइए। तो एक तरफ लिख लेंगे हम आर्यनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, और दूसरे कॉलम में लिख लेंगे क्षार, और उनकी परिभाषा हम लिख देंगे। तो आर्यनियस ने बताया था कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पीएच किसे कहते हैं? अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की पीएच प्रास को स्पष्ट कीजिए। हमें सबसे पहले पीएच की परिभाषा लिखनी है कि पीएच होती क्या है, फिर उसके बाद में अम्लीय और क्षारीय विलयन है उनकी पीएच प्रास बतानी है। उसमें हम पीएच स्केल बनाएंगे, पीएच स्केल पे ड्रॉ करेंगे 0 से 14 तक, मिड पॉइंट उसको 7 लेंगे, और लेस देन 7 पीएच होगी उसको हम बोलेंगे अम्लीय विलयन, और जिसकी प्रास 7 और 14 के बीच में होगी उसको क्षारीय विलयन बोलेंगे। इस तरह से हमें प्रास बतानी है, पीएच स्केल भी इसमें हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका मैंने बताया था कि कोई भी यौगिक है, जब उसको उसके रासायनिक सूत्र के फॉर्म में लिखते हैं तो उस रासायनिक सूत्र के अंदर जितने अणु जल के जुड़ते हैं उन जल के अणुओं को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं, और इसका उदाहरण भी दे देंगे। जैसे फिटकरी का एग्जाम्पल हम ले लेंगे, उसके अंदर 24 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। क्वेश्चन नंबर 30, क्या होता है जब दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में रखा जाता है? मैंने यहाँ बताया था कि अम्लों को धातुओं के बर्तनों में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि वो धातु के साथ में क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना लेते हैं, इसलिए दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। रात्रि में भोजन के पश्चात दांतों को साफ नहीं किया जाता है। अगर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे मुंह के अंदर दांतों के आसपास वृद्धि करेंगे, वृद्धि करके और पीएच को चेंज कर देंगे, हमारे मुंह की पीएच को चेंज कर देंगे। इसलिए वो पीएच उदासीन रहे हमारे मुंह की, इसलिए हम लोगों को टूथपेस्ट करके सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, एक यौगिक ए अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है तथा बुदबुदाहट के साथ गैस B निकालता है। गैस B जलाने पर फटफट ध्वनि के साथ जलती है। A व B का नाम बताइए तथा अभिक्रिया का समीकरण दें। यहाँ आपको क्वेश्चन में पूछा है, क्या बोला है इसने कि एक यौगिक है और ये अभिक्रिया करता है एक अम्ल H2SO4 के साथ और B निकालता है, और ये क्या है? गैस है। और इस गैस का गुण बताया है इसने कि ये इसको जलाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ में ये जलती है। तो पूछा है कि ए क्या होगा? दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने एक पढ़ाया था विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक सूत्र था CaOCl2,
और मैंने ये बताया था कि जब ये तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो क्लोरीन गैस निकालते हैं। और ये गैस जब इसको हम जलाते हैं तो ये फट-फट की आवाज़ के साथ जलती है। तो यहाँ बी क्या हुआ? बी होगा क्लोरीन गैस और ए होगा वो होगा विरंजक चूर्ण CaOCl2। तो यहाँ ए और बी का नाम हमने यहाँ लिख दिया। पूरी रिएक्शन लिखनी है और फिर बताना है कि ए है वो CaOCl2 विरंजक चूर्ण है, बी है वो क्लोरीन गैस है। क्यों जो विरंजक चूर्ण है वो H2SO4 के साथ में क्रिया करके क्लोरीन गैस त्यागेगा। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न हमारे। अब निबंधात्मक प्रश्न है, इसके अंदर हमें जो सेंटेंस है उनकी रेंज को बढ़ाना पड़ता है। ये 15 से 20 या 30 सेंटेंस तक हमें लिखने पड़ते हैं और वर्ड रेंज हो जाती है 50 तक, 50 प्लस। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रॉन्स्टेड, लोरी तथा लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ दो सहकल्पनाएं हैं, एक तो ब्रॉन्स्टेड लोरी और एक है लुईस। तो इन दोनों की अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स थे इनको हमें एक्सप्लेन करना है और साथ में हमें ये भी बताना है कि लुईस अम्ल क्या होंगे, लुईस क्षार क्या होंगे, इनके बारे में भी हमें अलग से बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34, पीएच के सामान्य जीवन में उपयोग बताइए। तो पीएच के मैंने आप लोगों को उपयोग बताए थे कि पेट की अम्लता को दूर करने में, दंत चिकित्सा में और भी बहुत सारे उपयोग बताए थे, उनको डिटेल में बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित के नाम बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। अब ये यहाँ पे कुछ यौगिक दिए हुए हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे मैंने इसको बोला था कि ये जलयोजित है, जलयोजित सोडियम कार्बोनेट है। और फोर्थ है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के उपयोग भी मैंने बताए थे। पहले तो ये अलग अलग लिखना है यहाँ पे और इनका नाम लिखना है, रासायनिक नाम लिखना है, फिर इनके गुण और फिर इनके उपयोग हमें लिखने हैं। 1 बाय 1 करके सबके बताने हैं। लास्ट है ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण बताने हैं और उसके यूज भी बताने हैं कि ये हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के फॉर्म में इसका उपयोग किया जाता है और दंत चिकित्सा में काम में लिया जाता है, मूर्तियां बनाने के काम में लिया जाता है। ये सारे इसमें लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 36, मिसेल कैसे बनते हैं, इसकी क्रिया विधि दीजिए। तो पहले मिसेल की संरचना हमें बनानी है, उसके बारे में लिखना है कि ये संरचना कैसे बनी है, इसमें जलरागी जल विरागी पार्ट कौन सा होता है और इसकी व्यवस्था कैसी होती है मिसेल बनते टाइम। और फिर इसकी क्रियाविधि भी हमें समझानी है कि जो साबुन वगैरह जो अपमार्जक है वो मिसेल बनाकर किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो वाली क्रियाविधि इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ हमारा चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन है वो कंप्लीट हो गया है। कंटिन्यू वीडियोस आगे के जो भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।